नमस्कार। आज की क्लास में हम भूगोल का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो असल में कभी एक जैसी नहीं रहती, वो लगातार बदलती रहती है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी की प्लेटों के बारे में और उन पर कौन से बल काम करते हैं। फिर हम ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नदियां जमीन के रूप को कैसे बदलती हैं और आखिर में हम समुद्र की लहरों, बर्फ और हवा से बनने वाले दूसरे स्थल रूपों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इस अध्याय को एक छोटे से प्रयोग से समझना शुरू करते हैं। सोचिए, एक बीकर है जिसमें आधा पानी भरा है और उसे गर्म किया जा रहा है। अब उसमें एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली डाल दी है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, आप देखेंगे कि कागज की गोली भी गर्म पानी के साथ ऊपर उठती है और फिर ठंडे पानी के साथ नीचे आ जाती है। बस ठीक इसी तरह गोल गोल यानी एक सर्कुलर मोशन में हमारे पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भी लगातार घूमता रहता है। तो अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर, पृथ्वी की प्लेटें और उन पर काम करने वाले बल। देखिए, हमारा जो स्थल मंडल है यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी ठोस परत है, वो कोई एक पूरा टुकड़ा नहीं है। ये कई सारी प्लेटों में बटी हुई है और इन्हीं को हम स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये स्थलमंडलीय प्लेटें आखिर हैं क्या? असल में ये चट्टानों की ही बड़ी बड़ी और कुछ छोटी कठोर प्लेटें हैं जिनका कोई एक जैसा आकार नहीं होता। हमारे जो महाद्वीप और महासागर हैं वो सब इन्हीं प्लेटों पर टिके हुए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये प्लेटें रुकी हुई नहीं हैं। ये हमेशा बहुत ही धीरे धीरे चारों तरफ घूमती रहती हैं। कितना धीरे? हर साल सिर्फ कुछ मिलीमीटर। और ऐसा होता क्यों है? ये उसी पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण होता है जो पृथ्वी के अंदर घूम रहा है, जैसा हमने उस बीकर वाले प्रयोग में देखा था। अच्छा, पृथ्वी की इन गतियों के पीछे ना दो तरह के बल काम करते हैं। एक होता है अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्सेस। ये वो बल हैं जो पृथ्वी के अंदर उसके आंतरिक भाग में पैदा होते हैं। और दूसरा है बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये वो बल हैं जो पृथ्वी की सतह पर यानी बाहर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की गतियों को ठीक से समझने के लिए इन दोनों बलों को समझना बहुत जरूरी है। जो अंतर्जनित बल हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं आकस्मिक बल, जो अचानक से कोई हलचल पैदा करते हैं, जैसे भूकंप आ गया या ज्वालामुखी फट गया। और दूसरे होते हैं पटल विरूपण बल। ये बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और इनसे पर्वतों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी तरफ जो बहिर्जनित बल हैं वो पृथ्वी की सतह पर अपर्दन और निक्षेपण का काम करते हैं, मतलब तोड़फोड़ और जमा करने का काम, जैसे नदी का बहना या हवा का चलना। तो चलिए अब हम इन्हीं आकस्मिक अंतर्जनित बलों के जो नतीजे हैं यानी ज्वालामुखी और भूकंप, उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है? ये भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छेद होता है जहां से पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर निकलते हैं। आप इस चित्र में देखिए, पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे पिघले हुए लावा का एक भंडार है। इसे कहते हैं मैग्मा कोष्ठ। जब यहाँ दबाव बहुत बढ़ जाता है तो ये मैग्मा एक नली से, जिसे निकास या विंड कहते हैं, ऊपर की तरफ आता है और क्रेटर नाम के मुंह से बाहर निकल जाता है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तब इसे लावा कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी गैसें और राख भी निकलती हैं। अब बात करते हैं भूकंप की। जैसा कि हमने पढ़ा, स्थलमंडलीय प्लेटें हमेशा गति करती रहती हैं। तो जब ये प्लेटें गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर फैल सकता है और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की शुरुआत कहाँ से होती है ये समझना भी जरूरी है। जमीन के नीचे वो जगह जहां से ये कंपन शुरू होता है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जो सबसे करीबी जगह होती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा अधिकेंद्र पर ही होता है और जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाते हैं भूकंप का असर धीरे धीरे कम होता जाता है। भूकंप के समय 3 तरह की तरंगें पैदा होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। पी तरंगें जमीन में आगे पीछे धक्का देती हैं, एस तरंगें जमीन को ऊपर नीचे हिलाती हैं और जो एल तरंगें हैं वो सतह पर चलती हैं और सबसे ज्यादा विनाश वही करती हैं। अब भूकंप के असर का एक असली उदाहरण देखते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुजरात के भुज शहर की है। यहाँ 26 जनवरी 2001 को एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी भूकंप आया था। भुज भूकंप की एक रिपोर्ट की ये हेडलाइन देखिए, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित।
स्कूलों की इमारतें गिरने की वजह से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की जान चली गई थी। इससे हमें पता चलता है कि भूकंप कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। देखिए, भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, अगर हम पहले से तैयार रहें तो इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। भूकंप के दौरान हमें किसी सुरक्षित जगह पर छिपना चाहिए, जैसे रसोई के काउंटर या किसी मजबूत मेज के नीचे। आग वाली जगहों, खिड़कियों और शीशों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इन बातों के बारे में बताना चाहिए, उनमें जागरूकता फैलानी चाहिए। ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हम एडुटेकन में हमेशा याद रखने को कहते हैं। तो अंतर्जनित बलों के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम आते हैं बहिर्जनित बलों पर, जो पृथ्वी की सतह पर काम करते हैं। और इसमें हम शुरुआत करेंगे नदी के कामों से, कि एक नदी कैसे जमीन का रूप बदल देती है। यहां पर दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, अपक्षय और अपर्दन। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने की जो क्रिया होती है उसे अपक्षय कहते हैं। और जब पानी, हवा या बर्फ जैसे कारक इन टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। नदी का पानी भी जमीन का अपर्दन करता है। जब नदी किसी खड़ी ढलान वाली जगह से बहुत कठोर चट्टान पर से नीचे गिरती है तो वो जलप्रपात यानी वाटरफॉल बनाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे नदी का पानी अपने नीचे की नरम चट्टानों को धीरे धीरे काट देता है, जिससे एक ऊंचाई बन जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है, जिसका नाम एंजल जलप्रपात है। अच्छा, जब नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में आती है तो वो सीधे नहीं बहती, बल्कि मोड़दार रास्ते पे बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। समय के साथ क्या होता है कि ये मोड़ नदी से कट के अलग हो जाते हैं और एक अलग झील बना देते हैं, जिसे चाप झील कहा जाता है। कभी कभी नदी का पानी किनारों से बाहर बहने लगता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के साथ आई हुई महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थ किनारों पर जमा हो जाते हैं और इसी से समतल और उपजाऊ बाढ़ के मैदान बनते हैं। जब नदी समुद्र तक पहुंचने वाली होती है तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और वो कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। यहां धीमी गति की वजह से नदी अपने साथ लाए मलबे को जमा करना शुरू कर देती है और सभी मुहानों पर इस मलबे के जमा होने से डेल्टा का निर्माण होता है, जो एक त्रिभुज के आकार का भूभाग होता है। नदी के अलावा और भी कई चीजें हैं जो पृथ्वी की सतह का रूप बदलती हैं, जैसे कि समुद्री तरंगें, बर्फ और हवा। चलिए अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिससे उनमें दरारें पड़ जाती हैं। समय के साथ ये दरारें बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं और समुद्री गुफा बन जाती हैं। जब इन गुफाओं का अपर्दन और ज्यादा होता है तो बस छत बचती है। इसे तटीय मेहराब कहते हैं। और जब लगातार अपर्दन से ये छत भी टूट जाती है तो सिर्फ दीवारें खड़ी रह जाती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमनद की। हिमनद, जिसे हम हिमानी भी कहते हैं, असल में बर्फ की नदियां होती हैं। ये अपने नीचे की कठोर चट्टानों को काटती रहती हैं और गहरे गड्ढे बना देती हैं। जब पहाड़ी इलाकों में ये बर्फ पिघलती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है और वो बहुत सुंदर झीलें बन जाती हैं। हिमनद अपने साथ लाए हुए पत्थर, रेत और मिट्टी को भी जमा करते हैं। इन जमा किए हुए मलबे को हिमनद हिमोड़ कहते हैं। रेगिस्तान में हवा ही अपर्दन और निक्षेपण का सबसे बड़ा कारण होती है। हवा चट्टान के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से ज्यादा आसानी से काटती है, जिससे छतरी के आकार की चट्टानें बन जाती हैं। जब हवा का बहाव रुकता है तो वो अपने साथ लाई रेत को गिराकर एक छोटी पहाड़ी बना देती है। इनको बालू टिब्बा या सैंड ड्यून कहते हैं। और जब ये बहुत महीन बालू के कण एक बहुत बड़े इलाके में जमा हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में इस तरह के बहुत विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने समझा कि हमारी पृथ्वी लगातार कैसे बदल रही है। हमने स्थलमंडलीय प्लेटों की गति, अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के बारे में सीखा। हमने देखा कि कैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी अचानक घटनाएं होती हैं और कैसे नदी, समुद्री तरंगें, हिमनद और पवन धीरे धीरे जमीन का रूप बदलते रहते हैं। अब जाते जाते एक सवाल, अगर एक नदी उपजाऊ मैदान बना सकती है और एक ज्वालामुखी नई जमीन का निर्माण कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की विनाशकारी शक्तियां असल में रचनात्मक भी हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।